नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का एग्जाम दिया है, अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम दिया है या टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आईटीआई पे या 12th पीसीएम पे, आप लोग का रिजल्ट कब तक देखने को मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉर्मलाइजेशन में आप लोग का इस बार कितना फ़ायदा मिलेगा, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है आपका तो कितना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, कौन सा शिफ्ट है जो एवरेज शिफ्ट कंसीडर किया जा रहा है, बेस शिफ्ट, या कौन सा शिफ्ट है जो इजी शिफ्ट, या कौन सा शिफ्ट है जो टफ शिफ्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग के नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। बात करेंगे कि आप लोगों ने चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का एग्जाम दिया है तो एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जा सकता है, आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, यदि अभी आप लोग रेलवे के किसी भी आरआरबी पे जाएंगे और आप लोग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 खोलेंगे, क्योंकि आपका जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन है वो आपका 02/2024 है, तो आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट अपडेटेड है वो 6 जनवरी 2025 तक ही, क्योंकि उस दिन है जो आपका ऑब्जेक्शन रेज करने का लिंक दिया गया था और आंसर की आया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट है जो आपका इसी तक अपडेट किया गया है। जब भी रिजल्ट्स आएंगे तो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट आपका कब तक देखने को मिल सकता है, तो देखिए कुछ जो अभी रेलवे ने रिजल्ट जारी किया है, जैसे कि एएलपी का रिजल्ट जारी किया है, तो रेलवे ने एएलपी के रिजल्ट जारी करने में लगभग 87 डेज का समय लिया, क्योंकि एएलपी में जो टोटल बच्चों का रिजल्ट हुआ है वो 2.82 लाख यानी लगभग 2,82,000 के आसपास संख्या ज़्यादा थी, तो समय ज़्यादा लगा। आरपीएफ एसआई में लगभग 80 दिन में ही इन्होंने रिजल्ट दे दिया। उसके बाद आरआरबी जेई का इन्होंने लगभग रिजल्ट दिया है वो 78 डेज में, यानी लगभग मान सकते हैं कि रेलवे 80 दिन का समय ले रही है रिजल्ट को पब्लिश करने में। आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन का जो लास्ट एग्जाम हुआ है वो 30 दिसंबर 2024 को, तो ऑन एंड अप्रोक्स 80 दिन आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि लगभग 20 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट है जो आ सकता है। उससे पहले भी या थोड़ा और आपका लेट भी हो सकता है, लेकिन ऑन एंड अप्रोक्स आप लोग 20 मार्च तक अपना लेके चल सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका श्योर है कि अप्रैल महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि टोटल कितने बच्चों का रिजल्ट होगा, तो जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों का रिजल्ट होगा, यानी 1:1 में, क्योंकि एक ही एग्जाम के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। जो टोटल वैकेंसी है वो 14,298 है। जो ग्रेड 1 में टोटल वैकेंसी है वो आपका 1,092 है। उसके बाद जो ग्रेड 3 में ओपन लाइन में वैकेंसी है वो आपका 8,052 है, और जो बाद में वर्कशॉप और पब्लिक अंडरटेकिंग का जो वैकेंसी ऐड किया गया था 5,154, यानी जो ग्रेड 3 में टोटल वैकेंसी है 8,052 प्लस आपका 5,154, तो टेक्नीशियन 3 का जो टोटल वैकेंसी हो जाता है वो आपका 13,206 वैकेंसी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और एवरेज स्कोर देखें कि कौन सा शिफ्ट है जो टफ शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट है जो इजी शिफ्ट कंसिडर किया जाएगा, कौन से शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑल शिफ्ट्स का एवरेज स्कोर है, ये आपका एवरेज रॉ स्कोर है, और ये जो आपका एवरेज रॉ स्कोर है ये आपका टेक 3 का है। टेक 3 के जितने भी कैंडिडेट हैं ग्रेड 3 का एग्जाम दिए हैं उनके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो टफ शिफ्ट अभी निकल के आ रहा है, सबसे टफ शिफ्ट वो आपका 23 दिसंबर 2024 का जो मॉर्निंग शिफ्ट है 9 बजे से लेकर के जो 10:30 बजे तक एग्जाम हुआ है, उसमें जो एवरेज स्कोर बने हैं देख सकते हैं मात्र 58.312। उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद जो सेकंड टफेस्ट है वो 23 दिसंबर 2024 का ही जो थर्ड शिफ्ट है, यानी कि शाम वाला शिफ्ट है, उसमें 58.683। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा नंबर पे जो टफ शिफ्ट है वो 29 दिसंबर 2024 जो सेकंड शिफ्ट है, यानी कि जो दोपहर वाला शिफ्ट है 12:45 से लेकर के 2:15 तक, वो जिसमें एवरेज स्कोर 58.95 है। उसी तरह से आप लोग नीचे चले जाएंगे, यानी कि नीचे चलते देखते जाएंगे तो आपका
लोएस्ट शिफ्ट आता जाएगा, यानी जो सबसे ऊपर है वो टफ शिफ्ट है और जो सबसे लोएस्ट शिफ्ट देख सकते हैं जो इजी शिफ्ट मान सकते हैं जहां पे एवरेज स्कोर ज़्यादा बन रहा है वो 24 दिसंबर 2024 का जो शाम वाला शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, जिसमें एवरेज स्कोर 64 बन गया है। उसी तरह से ऊपर वाला है जो यानी कि सेकंड लास्ट है जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है, जैसे 63 बना है। तो नीचे के जितने भी शिफ्ट हैं वो इजी शिफ्ट हैं और ऊपर के जो शिफ्ट है वो टफ शिफ्ट है। तो जिन्होंने टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया है अपना, उनके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे वो ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे एज कंपेयर टू जिन्होंने इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया है। अब ये टफ शिफ्ट या इजी शिफ्ट है जो कैसे कैसे कंसीडर किया जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखें जो रेलवे ने नया जारी किया था 4 नवंबर 2024 के डेट में, जिसमें देख सकते हैं बताया गया था कि कैसे है जो परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन में कैसे है जो बेस शिफ्ट कंसीडर किया जाएगा। बेस शिफ्ट यानी कि एवरेज शिफ्ट किसको लिया जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे ने बोला है कि बेस शिफ्ट कैसे कंसीडर किया जाएगा। तो बेस शिफ्ट इज ए शिफ्ट हैविंग द हाईएस्ट मीन, यानी जो हाईएस्ट मीन ऑन एन एवरेज क्या बना वही होगा एमंग ऑल द शिफ्ट, यानी जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उसमें हाईएस्ट मीन यानी कि हाईएस्ट एवरेज किसका बना विथ ए कंडीशन, यानी क्या क्या कंडीशन है, डेट इट्स प्रेजेंट कैंडिडेट कॉन्स शुड बी 70% और मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट, यानी उस शिफ्ट में कम से कम मिनिमम 70% बच्चे हैं जो होने चाहिए। उसके बाद इन केस द हाईएस्ट मीन ऑफ 2 शिफ्ट्स आर सेम, यानी कि सेम हो जाता है, शिफ्ट हैविंग हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स, यानी इंडिविजुअल मार्क्स को भी कंसीडर किया जाएगा, शैल बी कंसीडर्ड एज बेस शिफ्ट। इसमें यानी कि बेस शिफ्ट में यही बोला गया है कि जिस शिफ्ट में एवरेज स्कोर मान सकते हैं हाईएस्ट रहेगा उसी शिफ्ट को बेस शिफ्ट कंसीडर किया जाएगा, बशर्ते कि उस शिफ्ट में लगभग 70% बच्चों ने एग्जाम दिया हो। तो ये बेस शिफ्ट को देखते हुए उसके बाद टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, परसेंटाइल स्कोर क्या बना है, परसेंटाइल स्कोर में ये देखा जाता है कि आपने जितना नंबर लाया है उसके बराबर या उससे कम लाने वालों की संख्या कितनी है। तो मल्टीपल फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिखाया है। अब नॉर्मलाइजेशन आप लोग इस तरह से समझें कि अभी जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है जैसे कि एएलपी में, आरपीएफ एसआई में या आरआरबी जेई में, तो कितने कितने नंबर बढ़े हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कैंडिडेट के स्कोर कार्ड। ये आपका आरआरबी जेई का स्कोर कार्ड है जिसमें देख सकते हैं एक कैंडिडेट का जो 100 में से टोटल नंबर बना वो 53 नंबर बना और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो गया यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गया 64, यानी लगभग यहाँ पे इनको 11 नंबर का फायदा हुआ और इनका सिलेक्शन हो गया। अब दूसरे का देखें, जैसे इनका देख सकते हैं जो 100 में से नंबर बना है रॉ मार्क्स वो 59 बना है और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है जो 66 बना है, यानी इनको लगभग मान सकते हैं 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देख सकते हैं दोनों का जो जोन है वो मुंबई ही जोन है। इन्होंने 18 दिसंबर को एग्जाम दिया था, किसी भी शिफ्ट में हो सकता है तीनों शिफ्ट में, और इन्होंने 17 दिसंबर को एग्जाम दिया था तीनों शिफ्ट में किसी में से। तो देख सकते हैं जोन भी सेम है। अब इनको 11 नंबर का फायदा हुआ, रॉ स्कोर कम है फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया, और इनका मान सकते हैं रॉ स्कोर ज़्यादा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर है जो कम बढ़ा। इसके बाद आप लोग और देखें जैसे कि इनका जो रॉ स्कोर है वो 70.48 है और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखें 70.48, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में 0 नंबर बढ़ा है। तो ये भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कुछ भी नंबर ना बढ़े, जितना है उतना ही रह जाए। अब देखें इनका भी जो एक और कैंडिडेट का देखें कि इनका जो नंबर है 100 में से वो 70 है, लेकिन इनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े यानी कि लगभग 81 हो गए और 11 नंबर का इनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ और सिलेक्शन हो गया। तो देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में नंबर कैंडिडेट के बढ़ भी रहे हैं जैसे 7 नंबर या 11 नंबर, या नहीं भी बढ़ रहे यानी कि 0 भी बढ़ रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका शिफ्ट है जो ईजी शिफ्ट है, मॉडरेट है या मान सकते हैं टफ है। तो जितने भी कैंडिडेट मान सकते हैं ये जो आपका एवरेज स्कोर आप लोगों ने देखा, ये जो आप लोगों ने एवरेज स्कोर देखा, तो मान सकते हैं जो भी आपका जहां तक एवरेज स्कोर मान सकते हैं 60 तक है, जैसे ये आपका एवरेज स्कोर 60 तक है, यदि इस शिफ्ट तक यदि ऊपर वाले कैंडिडेट जितने भी हैं, ऊपर वाले कैंडिडेट यानी कि जहां पे एवरेज स्कोर 60 यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने शिफ्ट में इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, मान के चल सकते हैं कि ऑन एन अप्रोक्स जो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे वो मान सकते हैं 10+ नंबर बढ़ेंगे, 10+ तक नंबर बढ़ेंगे। कई के 10 भी बढ़ेंगे, 11 भी बढ़ेंगे, 12-15 तक भी बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। और
इसके नीचे जो कैंडिडेट है, मान के चलेंगे कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे वो 10 से कम बढ़ेंगे, क्योंकि यही जो आपका है कि ऊपर के शिफ्ट हैं जो टफ शिफ्ट कंसीडर किए जाएंगे, और नीचे के जो शिफ्ट हैं वो इजी शिफ्ट कंसीडर किए जाएंगे। तो एवरेज स्कोर यहाँ तक है, यानी कि जो आप लोग यहाँ पे सीरियल नंबर 12 तक है, उसके ऊपर तक जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके शिफ्ट है जो टफ कंसीडर किए जाएंगे एज कंपेयर टू ये रॉ स्कोर को देखते हुए, और 10 प्लस नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, और नीचे के जो शिफ्ट है वहां पे 10 से कम नंबर बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें कि सेफ रॉ स्कोर क्या रहने वाला है, और ये किस्मत पे भी डिपेंड करेगा, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन 3 का एग्जाम दिया है, तो टेक्नीशियन 3 में यदि आप लोग के रॉ स्कोर इतने बन रहे हैं, ITI वाले जितने भी पोस्ट हैं ITI पे बेस्ड, तो आप लोग डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस मान सकते हैं। UR कैटेगरी से 75, OBC से 70, EWS से 65, SC से 62 और ST से 60। उसके बाद यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन 3 का एग्जाम दिया है 12th PCM पे, और आपके रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं, जैसे UR कैटेगरी से 80, OBC से 76, EWS से 70, SC से 70 और ST से 67, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। उसके बाद यदि आप लोगों ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का एग्जाम दिया है, तो जो सेफ रॉ मार्क्स है वो UR कैटेगरी से 75, OBC से 70, EWS से 67 और SC कैटेगरी से 65, ST कैटेगरी से 63। यदि इतने आपके रॉ मार्क्स हैं आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट के सिलेक्शन होंगे वो रॉ मार्क्स पे आपका नॉर्मलाइजेशन तो डिपेंड करेगा ही, और जो सिलेक्शन डिपेंड करेगा, आप लोग देख सकते हैं जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेकंड पॉइंट बोला गया है कि यदि 2 कैंडिडेट का मार्क्स इक्वल हो जाता है तो मेरिट है जो एज से डिसाइड किया जाएगा। तो ये एज वाला जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि दोस्तों एक एग्जाम हुआ है और एक एग्जाम में सेम नंबर लाने वालों की संख्या हजारों में होगी। आप में से ही बहुत सारे कैंडिडेट जब नीचे कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट के स्कोर मैच कर जाएंगे। तो यहाँ पे रेलवे ने बोला है कि जिनकी उम्र ज़्यादा होगी हम उनको लेंगे मेरिट में, और जिनकी उम्र कम होगी उनको नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका नंबर 75 है, दूसरे भी कैंडिडेट का नंबर 75 है, और आपकी उम्र मान लीजिए कि 28 साल है और दूसरे की उम्र है जो 30 साल है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सेम नंबर वाला है जो क्राइटेरिया, मान सकते हैं बहुत ही यहाँ पे भयानक है, क्योंकि ये लक वाला फैक्टर है, और नॉर्मलाइजेशन भी आपका लक फैक्टर है कि आप लोगों ने इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया या टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया। मान लीजिए कि आप लोगों ने इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया और आपके नंबर मान लीजिए कि इजी शिफ्ट में 75 नंबर बने, और किन्होंने टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया और उनके नंबर हैं जो मान लीजिए कि 70 ही बना। रॉ मार्क्स आपका ज़्यादा है, उनका रॉ मार्क्स कम है, लेकिन उन्होंने टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया और मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में उनके 12 नंबर बढ़ गए, नंबर हो गया बढ़ करके मान लीजिए कि 82 हो गया, और आपने इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया और आपके नॉर्मलाइजेशन में 5 ही नंबर बढ़े और आपका नंबर बढ़ कर यानी लगभग 80 ही पहुंचा नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और मान लीजिए कि कट ऑफ है जो 81 गया, तो सिलेक्शन इनका हो जाएगा और आपका नहीं होगा। और आपका जो रॉ स्कोर है वो ज़्यादा था लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो एक एग्जाम वाला फैक्टर है, यानी कि एक ही एग्जाम से फाइनल सिलेक्शन लिया जाता है, तो ये एक एग्जाम से फाइनल सिलेक्शन है जो कैंडिडेट का मान सकते हैं मेरिट 100% डिसाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने एग्जाम दिया मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आपका वो समय ही खराब चला गया, या वो आपका दिन अच्छा नहीं था, या किसी भी कारण से आपका एग्जाम खराब हो गया, आपने इजी शिफ्ट में एग्जाम दे दिया, आपका एज मैच कर रहा है, तो मल्टीपल शिफ्ट यहाँ पे कंडीशन हो जाते हैं। इसलिए एग्जाम 2 होते हैं तब मालूम चलता है, मान सकते हैं पहले स्टेज में कैंडिडेट जो नॉन सीरियस होते हैं या थोड़े मेहनत कम किए होते हैं वो छंटते हैं या किसी भी कारण से छंटते हैं, और दूसरे स्टेज में जो मान सकते हैं क्रीम कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं। लेकिन एक ही एग्जाम से यदि मेरिट डिसाइड होता है तो ये डिसाइड कर पाना और 100% क्रीम वाले ही कैंडिडेट को ले पाना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने एग्जाम्पल्स देखें कि कैसे आपका यहाँ पे लक फैक्टर कर रहा है। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और जो भी रेलवे के आगे के अपडेट्स होंगे सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।